नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल और तेजस्वी का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, वोट चोरी के लगाए गंभीर आरोप। बिहार की सड़कों पर राहुल का बाइक शो, पिछली सीट पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष। तेज प्रताप का तंज, चुनाव में पापड़ रोटी बेलने में लग गए राहुल और तेजस्वी। दिल में हुआ ब्लॉकेज, उप मुख्यमंत्री शिंदे की तत्परता से बची मातोश्री की जान। बीसीसीआई से भीख नहीं मांगेगा पाकिस्तान, बीसीबी चेयरमैन का भारत पर वार। अब खबरें विस्तार से। बिहार के अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश भर में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस को वोटर लिस्ट तक नहीं दी गई। राहुल ने कहा है कि बिहार में इस तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा के दौरान बच्चे तक वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहे थे। राहुल ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आयोग अगर इन बच्चों से बात कर ले तो असली सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवापुरा में 1 लाख फर्जी वोटर की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी और दावा किया, लेकिन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने उनके एफिडेविट की मांग की, लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने वही बात दोहराई तो उनसे कुछ नहीं पूछा गया। राहुल ने इसे चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिली भगत बताया। वहीं तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आयोग अब गोदी आयोग बन चुका है और बीजेपी का कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। बिहार चुनावी मौसम की गर्माहट में नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने मिल रहे हैं। पूर्णिया की सड़कों पर रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुलेट दौड़ाते नजर आए। खास बात यह रही कि उनकी बाइक की पिछली सीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त अगुवाई में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का ये नजारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने वाला साबित हुआ। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी जनता से सीधे जुड़ने के लिए आम आदमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले वो जूते उतारकर मखाना किसानों के खेतों में भी उतर गए थे। बिहार चुनाव से पहले राहुल तेजस्वी की ये यात्रा विपक्ष के लिए बड़ी रणनीति मानी जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा अब विवादों के घेरे में है। बिहार में इस यात्रा का सबसे बड़ा विरोध उनके ही परिवार से हुआ है। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने इस यात्रा को जमीन से कटा हुआ बताया। कहा कि चुनाव में सभी पापड़ और रोटी बेलने में लगे हैं। बेगूसराय में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अब तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी और राहुल गांधी एसी कार और हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, जबकि वो खुद गांव की पगड़ियों पर चलकर जनता से जुड़े रहते हैं। तेज प्रताप ने दावा किया है कि बिहार की जनता असली जमीनी नेता को पहचानती है और वो लालू प्रसाद यादव की नीतियों पर चलते हुए गरीब और मजदूरों की आवाज बने रहेंगे। वहीं इस यात्रा पर भाजपा के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी राहुल तेजस्वी को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अपने संवेदनशील स्वभाव की मिसाल पेश की। शिवसेना विधायक संतोष बांगर की मातोश्री की तबीयत अचानक बिगड़ने पर शिंदे ने बिना देर किए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। हिंगोली के डॉक्टर ने विधायक बांगर की मातोश्री वत्सलाबाई बांगर को दिल में ब्लॉकेज होने की वजह से मुंबई ले जाने की सलाह दी। मामला सामने आते ही उप मुख्यमंत्री शिंदे ने तुरंत एयर एम्बुलेंस नांदेड़ भेजी। इसी एयर एम्बुलेंस से विधायक बांगर और उनकी मातोश्री मुंबई पहुंचे तो मुंबई एयरपोर्ट पर खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। उन्होंने आस्थापूर्वक बांगर परिवार से मुलाकात की और उनकी मातोश्री की सेहत के बारे में जानकारी ली। इसके बाद तुरंत उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके निर्देश भी दिए गए। संतोष बांगर ने कहा कि शिंदे जी की तत्परता और मदद से उनकी मां का जीवन बचाना संभव हो पाया है। वहीं शिंदे ने विनम्रता से कहा कि हर शिव सैनिक उनके लिए परिवार जैसा है और उसी जिम्मेदारी की भावना से उन्होंने ये कदम उठाया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। एशिया कप से पहले नकवी ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान भारत या बीसीसीआई के सामने झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अब जो भी बातचीत होगी वो बराबरी के स्तर पर होगी, किसी भी मांग के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा नहीं। दरअसल भारत सरकार की नई नीति के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी। दोनों देश सिर्फ बहुपक्षीय टूर्नामेंट में आमने सामने होंगे। इसी वजह से एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान की मेजबानी के बावजूद दुबई में खेला जाएगा। 14 सितंबर को होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले नकवी का बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को और भड़का रहा है। देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख़्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा इंशाल्लाह। एशिया कप होने जा रहा है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि हमारे 2 नहीं 3 टाकरे होंगे। एक तो आप इसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप को कितना एक अच्छा मौका समझते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं, और उम्मीद क्या है आपको पाकिस्तान टीम से? देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख़्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वृंदावन से एक बेहद मानवीय और दिल छू लेने वाली खबर आई है। यहाँ के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज, जो राधा नगरी और कृष्ण के भक्त हैं, गंभीर किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी बीच नर्मदापुर जिले के इटारसी के रहने वाले मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने महाराज को अपनी एक किडनी डोनेट करने की पेशकश की है। आरिफ ने पत्र और मेल के जरिए लिखा है कि वह महाराज के आचरण, व्यवहार और विचारों से बेहद प्रभावित है। उनके वीडियो देखते हैं और मानते हैं कि प्रेमानंद जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। पत्र में आरिफ ने लिखा है कि आज के नफरती माहौल में आप जैसे संतों का इस संसार में रहना जरूरी है। आप प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, इसलिए मैं अपनी स्वेच्छा से आपको अपनी एक किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। इसे मेरा छोटा सा उपहार मानकर स्वीकार करें। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित है और उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। महाराज के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और परिक्रमा के दौरान उनके कदमों की धूल को भी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। ऐसे में एक मुस्लिम युवक की इस भावुक पेशकश ने समाज को अपने भाईचारा और धार्मिक सौहार्द का बड़ा संदेश दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में रूस ने दावा किया है कि उनकी सेना ने डोनेट्स क्षेत्र के 2 अहम गांवों पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। रूस की ओर से कहा गया है कि ताजा सैन्य ऑपरेशन में यूक्रेन के 143 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई सैन्य अड्डे, हथियारों के भंडार और मिसाइल सिस्टम शामिल है। डोनेट्स पर कब्जे को रूस बड़ी रणनीतिक जीत बता रही है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि वह मोर्चे पर डटा हुआ है और जवाबी कार्रवाई जारी रखेगी। तो जंग की वजह से आम लोगों की जिंदगी मुश्किलों में फंसी हुई है। कई इलाकों में भारी तबाही हुई है, घर मलबे में बदल गए हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों पक्षों में संयम बरतने और युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि हालिया दोनों ने लड़ाई और भी तेज हो चुकी है। रूस के नए हमले से साफ है कि जंग का रुख अब और आक्रामक हो चुका है और आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं।
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब एक बार फिर बड़ा बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने भारत को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और भारत को रूस से तेल खरीद और टैरिफ विवाद का समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। हेली ने साफ कहा है कि ये जितने जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। निकी हेली ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच दशकों से चला आ रहा भरोसा और दोस्ती इतनी मजबूत है कि मौजूदा मतभेदों से इसे नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि व्यापार विवाद और रूस से तेल आयात जैसे मसलों पर कठिन बातचीत जरूरी है, लेकिन साझा लक्ष्य कहीं ज्यादा अहम है। हेली का कहना है कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की सख्त जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत और अमेरिका ने समय रहते मतभेद सुलझाया नहीं तो चीन इसका फायदा उठाने में देर नहीं करेगा। हेली ने इसे लेकर एक बार फिर इशारा किया है कि भारत का उभार चीन के आर्थिक विस्तार के बाद सबसे बड़ा भू राजनीतिक विकास है और जैसे जैसे भारत मजबूत होगा चीन की महत्वाकांक्षाएं कमजोर पड़ेगी। याद दिला दे, इससे पहले भी निकी हेली कई बार चेतावनी दे चुकी है। उन्होंने न्यूज वीक में अपने एक लेख में साफ लिखा था कि रूस से तेल खरीद और टैरिफ विवाद को दोनों देशों के रिश्तों में स्थायी दरार नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत बेहद जरूरी है। निकी हेली का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के रिश्ते एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत रूस तेल सौदे और टैरिफ विवाद पर कोई बड़ा फैसला जल्द सामने आएगा और क्या चीन वाकई इस मतभेद का फायदा उठाकर वैश्विक ताकत संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत की सुरक्षा ताकत को एक और अद्भुत कवच मिल गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसरो के साथ मिलकर सुदर्शन चक्र नामक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट से 23 अगस्त को किए गए इस ट्रायल ने साबित कर दिया है कि अब आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक दुश्मन के हर हमले का जवाब भारत और भी घातक तरीके से देगा। सुदर्शन चक्र पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह एक मल्टी लेयर वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें क्विक रिएक्शन मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। यानी दुश्मन का ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर हाइपरसैनिक हथियार, यह प्रणाली हर खतरे को पल भर में ढेर कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है 2500 किलोमीटर तक की रेंज और 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दागी जाने वाली इसकी मिसाइल दुश्मनों को सोचने तक का मौका नहीं देगी। खास बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर गाइडेड सिस्टम है जो सटीक निशाना साधते हैं। यही नहीं, यह सिस्टम ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड दोनों है, तो जिसमें सैटेलाइट और रडार नेटवर्क की भी शामिल है। लागत करीब 50,000 करोड़ आंकी गई है और लक्ष्य है कि इसे 2026 तक पूरी तरह तैनात किया जाए। याद दिला दे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इसकी क्षमताओं की झलक पहले भी दिख चुकी है। अब इसके सफल परीक्षण के बाद भारत का आसमान सचमुच अभेद्य किला बनकर दुश्मनों पर भारी पड़ने लगा है। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में अब ऊंची इमारतों का निर्माण पहले जैसा आसान नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा मानकों की अनदेखी को अब अपराध माना जाएगा और जिम्मेदारी बिल्डरों, ठेकेदारों या अधिकारियों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी। 20 अगस्त को शहरी विकास विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश पर नई गाइडलाइंस जारी की है। ये गाइडलाइन न सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण बल्कि राज्य के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और
प्लानिंग अथॉरिटी पर लागू होगी। इन दिशा निर्देशों में निर्माण स्थलों पर मजदूरों और राहगीरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि अब विकास अनुमतियों और IOD यानी इंटेंशन टू डिसअप्रूव में भी सुरक्षा उपायों को शर्त के तौर पर जोड़ा जाएगा। प्लानिंग अथॉरिटी के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि ऊंची इमारतों के निर्माण की नियमित निगरानी करें और निगम तोड़ने पर तत्काल काम बंद करवाया जाए। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा है कि सुरक्षा उपायों का उल्लंघन बिल्डिंग परमिशन की शर्तों का सीधा उल्लंघन है, इसलिए कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने गाइडलाइंस की प्रति और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया है। दरअसल कुछ ही दिन पहले भिवंडी में मेट्रो साइट पर लोहे की छत गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इसी घटना के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई की है। अदालत ने साफ कर दिया है कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद ऊंची इमारतों के निर्माण स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम बेहतर होंगे? क्या बिल्डर इस बार नियमों का सख्ती से पालन करेंगे? उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन से उठी संतों की जंग ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने संत प्रेमानंद महाराज को लेकर चौंकाने वाला बयान किया है। राम भद्राचार्य ने कहा है कि प्रेमानंद जी उनके लिए बालक समान है और उनकी लोकप्रियता क्षणभंगुर है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो ना ही विद्वान है और ना ही चमत्कारी। राम भद्राचार्य का कहना है कि असली चमत्कार वही कहलाता है जो शास्त्रीय चर्चा में सहज हो, संस्कृत श्लोकों का सही अर्थ बात बता पाए और शास्त्रों की गहराई को सरलता से समझा सके। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें सचमुच कोई चमत्कार है तो वे उनके सामने संस्कृत बोलकर दिखाए या फिर उनके कहे श्लोक का अर्थ समझाए। प्रेमानंद महाराज पिछले कई सालों से सोशल मीडिया और भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। उनकी सादगी, राधा रानी की भक्ति और वृंदावन की रोजाना परिक्रमा को भक्त लोग चमत्कार मानते हैं। भले ही उनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन भक्ति में उनकी आस्था और परिक्रमा करने का उनका संकल्प अनुयायियों की नजर में एक अद्भुत प्रेरणा बन चुका है। लेकिन राम भद्राचार्य का कहना है कि भजन कीर्तन करना अच्छी बात है, लेकिन इसे चमत्कार कहना गलत है। उन्होंने साफ कहा है कि सोशल मीडिया से मिलने वाली लोकप्रियता टिकाऊ नहीं होती, वो क्षणभंगुर हो जाती है, जल्द ही खत्म हो जाती है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रेमानंद महाराज के एक बयान से भी विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने युवाओं की जीवन शैली और कपड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल के बच्चे 4 बार ब्रेकअप और रिलेशनशिप में उलझे रहते हैं। उनका व्यवहार धीरे धीरे व्यभिचार में बदल रहा है और समाज की शुद्धता पर उनका असर हो रहा है। इस बयान पर भी काफी बहस छिड़ गई है। अब राम भद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बीच यह वैचारिक टकराव संत समाज में एक नई बहस की शुरुआत कर चुका है। दहेज का दानव एक बार फिर मासूम जिंदगी को निगल गया। नोएडा से आई ये दिल दहला देने वाली वारदात हर किसी को झंझोर कर रख देगी। निक्की नाम की महिला जो पेशे से मेकओवर आर्टिस्ट थी, सोशल मीडिया पर जिनके हजारों चाहने वाले थे, उन्हें उनके ही पति और ससुराल वालों ने दहेज की आग में जिंदा झोंक दिया। 21 अगस्त की रात को पति विपिन भाटी ने अपने ही मासूम बेटे के सामने पेट्रोल डालकर निक्की को आग के हवाले कर दिया। बच्चा बेबस होकर सब कुछ देखता रहा, रोता रहा और बाद में पुलिस को बताया। पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मार डाला। पड़ोसियों ने किसी तरह निक्की को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दिल्ली में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। निक्की के पिता का दर्द भी झलक पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने अपना घर बचाने की कोशिश की, अपने बेटे के लिए सब सहा, लेकिन दहेज की आग में उसे जिंदा जला दिया। मेरा दामाद नाकार निकला, शराबी था और उसके अवैध रिश्ते ने निक्की का जीवन और जहरीला बना दिया। दरअसल निक्की की शादी साल 2016 में हुई थी। शादी में कार और लाखों रुपए का सामान देने के बावजूद ससुराल वालों की मांगे कम नहीं हुई।
35 लाख रुपए कैश और एक और कार की मांग ने आखिरकार निक्की की जान ले ली। परिवार वालों का आरोप है कि पति, जेठ, सास और ससुर लगातार उसे प्रताड़ित करते थे। निक्की की बहन कंचन ने भी खुलासा किया कि घटना वाले दिन पति विपिन ने निक्की की बेरहमी से पिटाई की और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कंचन ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया था। घटना के बाद इलाके में गुस्सा भड़क उठा। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कासना थाने का घेराव किया और आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग उठाई। पुलिस ने पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर फरार बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले आरोपी पति विपिन ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट डाली। उनके इंस्टाग्राम पर लिखा, दुनिया मुझे कातिल कह रही है, निक्की मुझे तुम छोड़कर क्यों चली गई। खुद को एडवोकेट बताने वाले विपिन की ये पोस्ट और भी सनसनीखेज हो गई है। आज ये मामला पूरे शहर में सनसनी का विषय है। दहेज की आग में जली निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका मासूम बेटा आज भी चीख चीख कर सबको सच बता रहा है। सवाल है कि आखिर कब तक बेटियों की जिंदगी या दहेज की भेंट चढ़ती रहेगी और कब तक परिवारों की लालच मासूम जिंदगी छीन रहेगी। राजस्थान में मानसून ने इस बार कहर बरपा दिया है। लगातार 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सड़कें नदियां में बदल गई है, घरों में पानी घुस गया है और कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इसी बीच सवाई माधोपुर से एक हैरान करने वाली वीडियो सामने आ रही है। पुराने शहर के घनी आबादी वाले मोहल्ले में पानी का तेज बहाव सड़क पर दौड़ता दिखा। हालात इतने खतरनाक थे कि कई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस दौरान लोगों ने लापरवाही की हद पार कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई लोग अपनी जान की परवाह किए बिना घरों की छतों से उफनते पानी में कूद रहे हैं और उसे मजे की तरह एंजॉय कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लटिया नाला पूरी तरह अटा हुआ है, इसी वजह से उसका पानी मोहल्ले में घुस गया और घरों के बाहर नदी जैसा नजारा बन गया है। हालांकि ये नजारा जहां खौफनाक है, वही लोगों की ये लापरवाही किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती है। इधर सुरवाल बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध के आसपास और निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बांध पर नाव पलटने की घटना हो गई है, जिसमें 8 से 10 लोग पानी में बह गए। राहत की बात यह है कि 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई। बारिश का असर यातायात पर भी दिख रहा है। सवाई माधोपुर कोटा हाईवे पूरी तरह पानी में डूब गया है, जिससे सड़क मार्ग ठप हो गया है। वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से कई ट्रेनें प्रभावित हो चुकी है। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा तो कुछ को रद्द कर दिया गया। हालात से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ प्रभावित गांवों पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, लापरवाही न करें और जोखिम भरे कदम उठाने से बचें। तो आवाज इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।